हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। यह है बीडी डैश नोवेल का एपिसोड नंबर 265 और इसमें जियान हॉल ऑफ सोल की बैंड बजाने वाले हैं। खैर चलो, उससे पहले हम पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जिया जिसके हाथ में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड थी, उसने एक बार नीचे की तरफ स्लैश कर दिया था। इस अटैक का टारगेट होते हैं वेस्टर्न ड्रैगन किंग और साउदर्न ड्रैगन किंग। अब क्योंकि साउदर्न ड्रैगन किंग की एक आर्म तो पहले से उड़ चुकी थी, इस वजह से वो तो एकदम बौखला जाता है। बस सीन कुछ ऐसा होता है कि ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के अटैक्स को कोई भी एंशिएंट बॉय ड्रैगन डॉज नहीं कर सकता। इस वजह से वो दोनों ड्रैगन किंग्स डेस्परेट हो जाते हैं। ये दोनों अपनी खून का इस्तेमाल करके ड्रैगन एम्पर बेल नाम की टेक्निक को यूज करते हैं, जिससे इन दोनों को एक बड़ी सी घंटी ने ढक लिया था। लेकिन ये बेल ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के अटैक को नहीं रोक पाती। बस एक पल के लास्ट करने के बाद ये बैंग साउंड के साथ ब्लास्ट हो गई थी और बची फोर्स जाकर टकराती इन दोनों ड्रैगन किंग से। तुरंत ही दोनों अपनी फाइटिंग स्ट्रेंथ को खो देते हैं, लेकिन ये ऐसा करने के बाद नहीं रुकती। वो फिर से ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। एक और अटैक इन दोनों की तरफ आगे बढ़ गया था, लेकिन इस बार जब ये स्लैश रजिस्टर होती है, हम वेस्टर्न ड्रैगन किंग और साउदर्न ड्रैगन किंग के एक टांग को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। यानी कि दोनों अब क्रिपल हो गए थे। जब नीचे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग ऐसे सीन को देखते हैं, तो फिर इन सभी के चेहरे अलग अलग इमोशन से भर जाते हैं। सारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन टाइप के मेंबर सेंस करते हैं कि उनकी ब्लड लाइन इस समय एक डीप फियर को फील कर रही है। जो अब तक तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के एक्सपर्ट्स फाइट कर रहे होते हैं, इस समय इनके चेहरे के रंग उड़ चुके थे, क्योंकि एंशिएंट बॉय ड्रैगन टाइप के रूल के हिसाब से जो भी व्यक्ति ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को सम्मन कर सकता है वही ट्रू एम्परर बोला जाएगा। इस वजह से ड्रैगन ट्राइब के कई मेंबर्स फाइनली अपने आप को रोक नहीं पाते। ये सभी के करके अपने घुटने टेकने लगते हैं। इनमें तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के कई लोग भी शामिल थे। सीन वापस से बैटलफील्ड का शिफ्ट होता है। जिया एक स्टेप आगे लेते हुए इन दोनों को फिनिश करने के लिए एक बार फिर से स्लैश करती है, लेकिन इस बार उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी और ये स्लैश पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती। जियान देखता है कि जब जिया ने इस अटैक का इस्तेमाल किया, उसका एक पर्पल हेयर एकदम ग्रेस वाइट हो गया है। खैर भले ही स्लैश पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया हो, लेकिन तब भी इसके अंदर की रिपल उन दोनों ड्रैगन किंग्स के पास पहुंच जाती है। इस समय वो दोनों हेल्पलेस थे, लेकिन इससे पहले स्लैश इन दोनों की जान ले पाती, वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सीन में एंटर करता है। वो इन दोनों को पकड़ के फटाक से रफ्फू चक्कर हो जाता है। लेकिन जिस दिशा में ये भागा था, हमें उस दिशा से 3 चीखों की आवाज सुनाई देती है, यानी कि ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड से तीनों बच नहीं पाए हैं। अब क्योंकि जिया काफी एग्जॉस्ट हो गई थी, वो ऊपर आसमान में बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। जियान से जाके तुरंत ही संभाल लेता है। फिर ये सभी नीचे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में आए थे। अब क्योंकि जियान को बहुत ही गहरी चोटों का सामना करना पड़ा है, वो तुरंत ही रिकवरेट करने के लिए रिट्रीट में चला जाता है। उसकी रिट्रीट करीब 3 महीनों तक चलती रही थी। जब एग्जैक्टली 100वां दिन आता है, पूरा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड एकदम हिलने लगता है। सारी नेचुरल एनर्जी एकदम वायलेंट हो गई थी। जब जिया और बाकी लोग इस सीन को देखते हैं, इनका ध्यान गया था जियान के चेम्बर की तरफ। इस समय जियान की बॉडी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही होती है और फाइनली कुछ समय के बाद जियान 2 स्टार दोषे में ब्रेक थ्रू कर लेता है। कुछ समय के बाद लिटिल फेई डॉक्टर जियान को बताती है कि मास्टर यालो ने जियान को जल्द से जल्द फॉलन स्टार पवेलियन वापस लौटने के लिए बोला है, क्योंकि अब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की जन्म लेने का समय आ चुका है। ये सुन के जियान एग्री करता है। अब चलो इस एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपने एंड तक नहीं देखा तो हो सकता है आप काफी रिग्रेट फील करो, क्योंकि हॉलो सोल की एक्सटर्मिनेशन तो एंड में होने वाली है। जियान के ग्रुप की कन्वर्सेशन को सुन के जिया के चेहरे पे स्माइल आती है। वो पूछती है क्या तुम वापस से सेंट्रल बेस लौटने वाले हो? अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये सुन के जियान भी चौंक गया था। वो कहता है तुम भी जा रही हो? ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को इस वॉर को एक्सपीरियंस करे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्या तुम्हारे लिए भी आइलैंड से बाहर जाना सही होगा? जियान को नेचुरली पता होता है कि जिया उसकी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने में हेल्प करना चाहती है। अगर एक 4 स्टार दोशंग क्लास का एक्सपर्ट जियान की हेल्प करता है, तो फिर बिना किसी डाउट के जियान के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। बस अभी की ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन स्टेबल नहीं है। ये सुन के जिया अपनी पलकें झपका के बोलती है चिंता मत करो, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स मेरे द्वारा सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं और वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग एकदम क्रिपल हो चुके हैं। इन्हें अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में काफी लंबा समय लगने वाला है। इस समय के दौरान ट्राइब एल्डर्स ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के मामलों को अच्छे से मैनेज करेंगे। आखिरकार तुम भी मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आए हो, तो फिर मैं इस एहसान को कैसे भूल सकती हूँ? जिया को इस तरीके से इंसिस्ट करते हुए देख जिया थोड़ा हेस्टेट करने के बाद फाइनली नोट कर देता है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की फाइट में हॉल ऑफ सोल का इन्वॉल्व होना बिल्कुल पक्का है और तो और अब हॉल ऑफ सोल जियान को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला। इसकी वजह से उनके द्वारा डिस्पैच करे हुए एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अगर जिया के लेवल की एक्सपर्ट उसके साथ रहती है तो ये जियान के लिए काफी सेफ रहेगा। जब जियान उसकी बात मान जाता है, जिया की आंखें एकदम एक्साइटमेंट से भर गई थी। ऐसा लगता है वो ड्रैगन आइलैंड से बाहर जाने का वेट नहीं कर पा रही है। वो कहती है हम कब जाने वाले हैं? इस सवाल को सुन के जियान इस लड़की को बड़े अजीब तरीके से देखता है। क्या ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में लंबे समय तक रहने की वजह से वो इरिटेट हो गई है, जिसकी वजह से वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती है? जियान कहता है क्योंकि यहाँ पे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, हम ड्रैगन आइलैंड से अभी निकल सकते हैं। एडिशनली ट्राइबल चीफ याओ मिंग, आप जब 9 सरीन डिग्बा पाइथन ट्राइब वापस लौटो तो प्लीज कैलिन की हेल्प करना। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के 3 हॉस्टेजेस में से हम सबसे पहले यूफंग को रिलीज करेंगे, वरना एंजाइटी की वजह से वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कून फंग और यूंगफंग इस
ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में लगातार कैदी बन के रहेंगे। मुझे लगता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की दोनों दोषियों एक्सपर्ट्स इन दोनों को आसानी से रेस्ट्रेन करके रख सकते हैं और तो इस बार तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की हार काफी ज्यादा मेजरेबल रही है। मुझे लगता है हेवन ड्यून फिश ट्राइब भी उन्हें रेस्क्यू करने की हिम्मत नहीं करने वाली। इस समय जियान की आंखें याओ मिंग को देख रही होती हैं। भले याओ मिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसे ट्राइबल चीफ की पोजीशन को मिले हुए जरा समय नहीं हुआ है। अब क्योंकि उसने तुरंत ही हेवन ड्यून फिश ट्राइब को ऑफेंड कर दिया है, वो ट्राइब से लंबे समय तक दूर नहीं रह सकता। इस वजह से जियान उसकी हेल्प नहीं मांगता। याओ मिंग स्माइल करके नोट करता है। वो जियान की तरफ देख के हाथ कप करके बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारी जर्नी स्मूथ रहे। जियान बिना टाइम को और वेस्ट करे अपने हाथ को हल्के से वेव कर देता है। उसके साइड में एक स्पेशल टनल बन गई थी। सबसे पहले वो इसमें एंटर कर जाता है। लिटिल फीट डॉक्टर और बाकी लोग भी उसे फॉलो करते हैं। जिया अपने ट्राइब के एल्डर्स को इंस्ट्रक्शंस देने लगी थी। ऐसा करने के बाद ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर की हेल्पलेस आंखों के सामने वो सीधा स्पेशल टनल में एंटर कर जाती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं नीले आसमान को। जगह जगह पे बादल फ्लोट कर रहे होते हैं। जब दूर से सनलाइट आंखों में पड़ती है, ऐसा लगता है जगह एकदम लेजीनेस से भरी हुई हो। आसमान की शांति कुछ समय तक बरकरार होती है। तभी आसमान में सर्कुलर रिपल्स फॉर्म होने लगी थी। एक स्पेशल क्रैक अपीयर होता है। स्पेशल क्रैक से बाहर आने के बाद जियान को फाइनली फ्रेश एयर को इनहेल करने का समय मिलता है। वो अपनी दोनों बाहों को फैला के एक नशे से भरी स्माइल के साथ बोलती है, मैं फाइनली उस डैम आइलैंड से बाहर आ गई। आखिर में ट्राइब के लोग उस जगह पे क्यों रहते हैं? जब जिया अपनी इम्पोजिंग ड्रैगन एम्पर के कैरेक्टर से फिर से छोटी सी बच्ची ऐसी बातें करती है, ऐसे सीन को देख के जियान की टोली एक दूसरे के चेहरे को देखने लगती है। ये सभी हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिला ही सकते थे। भले ही जिया ड्रैगन एम्पर बन गई हो, लेकिन वो छोटी लड़की का कैरेक्टर अब भी इसके अंदर छिपा हुआ है। जियान की आंखें चारों तरफ देखती है। इस जगह को पहचानने के बाद वो अपने हाथ को वेव करते हुए बोलता है, ये एरिया हमारी अलायंस की टेरिटरी में आता है। हम काफी जल्दी फॉलिन स्टार पवेलियन पहुंच रहे होंगे। ये कहने के बाद अपनी टोली को लेके फॉलिन स्टार पवेलियन की तरफ आगे बढ़ जाता है। इस समय जियान की ग्रुप की स्पीड बहुत ही टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी होती है। कुछ ही मिनट्स के अंदर कई सिटीज इन सभी के सामने से फ्लैश होने लगी थी। लेकिन जब जियान इन सिटीज को डैमेज पाता है, हम उसकी भौहें सिमटते हुए देखते हैं। क्लियरली यहाँ पे कुछ बड़ी बैटल्स हुई हैं। ऐसी सिचुएशन को देख के जियान बोलता है, लगता है पिछला कुछ समय अलायंस के लिए शांति भरा नहीं रहा है। तुरंत ही वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। एक ही फ्लैश में उसकी बॉडी गायब हो गई थी। सीन फिर से चेंज हुआ था। हम देखते हैं फॉलिन स्टार पवेलियन के मेन हॉल को। इस हॉल में यालो, एंसेस्टर, होयन, पिल टावर के फर्स्ट एल्डर के साथ साथ और भी कई एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो रखे थे। इस समय इन सभी के एक्सप्रेशंस काफी ग्लूमी होते हैं। साफ तौर पे किसी का मूड सही नहीं है। ये लोग पूरे हॉल को एक बार देखने के बाद बोलते हैं, इस समय के दौरान हमारे अलायंस की 300 इंपोर्टेंट सिटीज में से आधी सिटीज के ऊपर हमला हुआ है। हालांकि भले ही अटैक्स को देख के ऐसा लगे कि अलग अलग फैक्शन से हो रहे हैं, लेकिन सभी के पीछे हॉल ऑफ सोल का हाथ है। ये लोग कहते हैं, हमें पिल टावर से भी न्यूज मिली है। मैसेज के हिसाब से हाल फिलहाल एल्केमिस्ट के ऊपर स्नीक अटैक्स बढ़ गए हैं। ऐसे स्नीक अटैक्स की वजह से कई एल्केमिस्ट चुपचाप से गायब होते जा रहे हैं। हम सभी क्लियरली जानते हैं किसके पीछे किसका हाथ है। अभी एंसेस्टर होयन की दोनों फायर रेड आईब्रोज एकदम वर्टिकल हो चुकी होती हैं। वो गुस्से भरी आवाज में कहते हैं, ये हॉल ऑफ सोल के लोग और भी एरोगेंट होते जा रहे हैं। ये सुन के साइड में बैठे पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ नोट करते हैं। हॉल ऑफ सोल के ऐसे घटिया मेथड्स की वजह से उनके जैसा शांत इंसान भी एकदम फ्यूरियस हो चुका है। येलो सिचुएशन के ऊपर कमेंट करते हुए बोलते हैं, अच्छी बात है कि अलायंस ने पहले से पेट्रोलिंग गार्ड्स का बंदोबस्त कर दिया था। इसकी वजह से हम कई इंसिडेंट्स को रोक पाए हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि हॉल ऑफ सोल ने हमारी स्काई मिशन अलायंस को एकदम मैस में बदल दिया है और हमारे एक्सपर्ट्स एकदम थक चुके हैं। कुछ न्यूट्रल फैक्शन जो कि हमारी अलायंस को ज्वाइन करने वाले थे, वो हॉल ऑफ सोल के ऐसे मेथड्स की वजह से इतने हिल चुके हैं कि अब इन सभी के चेहरों पे हेजिटेशन दिखाई दे रही है। अगर ऐसा लगातार चलता रहता है तो फिर ये हमारी रेपुटेशन के लिए काफी बुरा होगा। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर पूछते हैं, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? ये सुन के यालो की आंखें एकदम चिल्ली हो गई थी। वो डीप आवाज में कहते हैं, जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब क्योंकि हॉल ऑफ सोल ने हमारी सिटीज के ऊपर हमला किया है, हम उनके ब्रांच हॉल्स को टारगेट करेंगे। ये सुन के पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और एंसेस्टर होयन स्टार्टेड हो जाते हैं। हालांकि स्काई मेंशन अलायंस काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके और हॉल ऑफ सोल के बीच में अभी काफी बड़ा गैप बाकी है। फिर भी यालो अटैक को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल के ऊपर हमला हुए अब कई साल हो चुके हैं। आखिरकार ऐसा करना किसी शेर की पूंछ को खींचने जैसा है। जैसी हॉल ऑफ सोल की फियर्स रेपुटेशन है, सभी इनसे दूर भागना चाहते हैं। आखिर दूसरी पार्टी की टेरिटरी में जाके कोई भी हॉल ऑफ सोल के ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे करेगा? येलो स्माइल करके बोलते हैं, हालांकि हॉल ऑफ सोल एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन इनके कई एक्सपर्ट्स इनके हेडक्वार्टर्स में रहते हैं। आप सभी जैसे इमेजिन करते हो, इनके ब्रांच हॉल इतने फाइटिंग नहीं है। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर हमें इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। हालांकि ये बात सच है कि अभी की स्काई मेंशन अलायंस हॉल ऑफ सोल से थोड़ी वीक है, लेकिन ये गैप एक्सट्रीम लेवल का नहीं है। भले ही हॉल ऑफ सोल के पीछे हन क्लैन खड़ा हो, लेकिन हन क्लैन को भी लगातार एंशिएंट क्लैंस मॉनिटर कर रहे हैं। इस वजह से किसी
किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हन क्लैन एक बड़ी कैंपेन को लॉन्च करके स्काई मेंशन अलायंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। जियान अब भी तोशी एंशिएंट गॉड जेड को पोजेस करता है। अगर इस एंशिएंट जेड की हन क्लैन के हाथों में जाने की पॉसिबिलिटी आती है तो गू क्लैन सिंपली हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठने वाला। इस वजह से गू क्लैन के होते हुए हन क्लैन ओपनली अटैक नहीं करने वाला। जब सभी लोग इस प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं, इस बड़े से हॉल में क्लियर आवाज गूंजती है। एक हल्की सी हवा चलती है। हॉल के अंदर कई फिगर्स अपीयर हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये जियान का ग्रुप होता है। जियान हंस के बोलते हैं, हाँ टीचर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर दूसरी पार्टी हमारी ऐसी खातिरदारी कर रही है तो फिर हम भी उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटने दे सकते। हॉल ऑफ सोल कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया है। अब समय आ गया कि इन्हें थोड़ा सरप्राइज किया जाए। शुरुआत में इस आवाज को सुन के सभी स्टार्टेड हो गए थे, लेकिन तुरंत इनके चेहरों पे सरप्राइज एक्सप्रेशन आ जाते हैं। एंसेस्टर हुईन कहते हैं, जियान तुम वापस लौट आए। लेकिन इससे पहले और भी कुछ बोल पाते, ऐसा लगता है उन्होंने कुछ डिस्कवर कर लिया है। जियान को देख रही उनकी आंखों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ तुम्हारा ऑरा। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर की नजरें भी जियान को ऑब्जर्व करती हैं। एक पल के बाद वो साय करके बोलते हैं, 2 स्टार दोशेंग। सिर्फ 6 महीने के कम समय के अंदर तुम 1 स्टार दोशेंग के इनिशियल लेवल से सीधा दोशेंग क्लास के 2nd स्टार में एंटर कर चुके हो। क्या तुम अपनी ऐसी ट्रेनिंग स्पीड को दिखा के हम सभी को जानबूझ के बदनाम करना चाहते हो? इस समय येलो भी थोड़ा स्टंड होते हैं। साफ तौर पर टीचर येलो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ आधे साल के अंदर जियान की स्ट्रेंथ इतनी राइज होगी, लेकिन फिर भी खुशी के मारे अपनी दाढ़ी को सहलाते रहते हैं। अचानक से उनकी आंखें शिफ्ट हुई थी। वो जिया के ऊपर पॉज होती हैं। इस समय जिया जियान के पीछे खड़ी हुई थी। तुरंत ही येलो का एक्सप्रेशन ग्रेव हो जाता है। भले ही वो बेंशिंग के हाई लेवल पे हो, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो सेंस कर पा रहे थे कि जिया कितनी टेरिफाइंग है। येलो तुरंत ही खड़े होके अपने दोनों हाथों को कप करते हैं। वो रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं, ये कौन है? जब येलो जिया को ऐसे पोलाइट जेस्चर दिखाते हैं, लगता है पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और एंसेस्टर होई ने भी कुछ डिटेक्ट कर लिया है। इन दोनों की आंखों में शॉक अपीयर हुआ था। आखिर एक ट्रिप पे जाने के बाद जिया ऐसे पावरफुल एग्जिस्टेंस को अपने साथ कैसे ला सकता है? येलो को ऐसे पोलाइट होते हुए देख बेचारी जिया थोड़ी सी एम्बेरेस फील करती है। वो येलो से पहले भी मिल चुकी है, लेकिन तब उसकी अपीयरेंस छोटी सी लड़की जैसी थी। जियान हंस के बोलता है, टीचर ये जिया है। आई थिंक आप इससे पहले ही मिल चुके हो, लेकिन अभी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्परर है। वो यहाँ पे मेरी प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम को हासिल करने में हेल्प करने के लिए आई है। जब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन एम्पर का टाइटल एंसेस्टर होयन और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर सुनते हैं, इन दोनों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इन दोनों की डिसबिलीव से भरी आंखें जियान को देखती हैं। ये बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि जियान की दोस्ती इतनी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस के साथ है। एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन एम्पर जैसा एग्जिस्टेंस सेंट्रल प्रिंस के सभी लोगों की आंखों में एक बहुत ही मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस होता है। ऑफ कोर्स कई लोगों के लिए तो एक नॉर्मल एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का मेंबर भी लेजेंडरी है। आखिरकार एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब सेंट्रल प्रिंस में बहुत ही कम बार दिखाई दी है। लोगों के दिलों में जितने ऑटो एंशिएंट क्लैंस मिस्टीरियस हैं, कुछ वैसी मिस्टीरियसनेस एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब रखती है। वहीं पे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन एम्परर, गू क्लैन या फिर हन क्लैन की क्लैन हेड जैसे एग्जिस्टेंस जैसा लेवल है। ऐसे एक्सपर्ट्स उस लेवल के होते हैं जिससे पिल टावर के फर्स्ट एल्डर या फिर एंसेस्टर होइन जैसे स्ट्रॉन्ग लोग भी कभी मिले नहीं है। इस वजह से जब जियान बताता है कि जिया वही लेजेंडरी ड्रैगन एम्परर है, हॉल में मौजूद लोगों के चेहरों पर शौक बिल्कुल छिपता नहीं है। जियान के शब्द जियाला को भी स्टार्टल्ड कर देते हैं। वो काफी समय के बाद रिकवर होके अपने हाथों को कप करके हंसते हुए बोलते हैं, हाँ अनएक्सपेक्टेड बात है कि लेडी जिया आपकी ऐसी आइडेंटिटी है। लगता है इससे पहले मेरी आंखें काम नहीं कर रही थी। येलो के इस पोलाइटनेस को देख के जिया काफी अननेचुरल फील करती है। वो जानती थी कि जियान येलो को अपने फादर के जैसे देखता है। वो भी येलो के सामने अपने ड्रैगन एम्पर की आइडेंटिटी को दिखाना नहीं चाहती थी। जियान को भी पता होता है कि जिया भी क्या सोच रही है। वो स्माइल करके बोलता है, टीचर आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जिया को पहले वाली छोटी लड़की की तरह समझ सकते हो। वो येलो को देख के बोलता है, टीचर क्योंकि इससे पहले सजेशन आपका ही था, तो फिर हमें किस ब्रांच हॉल पे हमला करना है उसके बारे में आपने चुनाव कर लिया होगा। इस टॉपिक पे वापस लौटने के बाद येलो का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्रेव हो जाता है। वो कहते हैं क्योंकि हम हॉल ऑफ सोल की काफी समय से फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें उनकी काफी जानकारी मिल चुकी है। सेंट्रल प्लेन्स में हॉल ऑफ सोल की कई सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन इन सभी में 24 ऐसे ब्रांच हॉल्स हैं जिन्हें हॉल ऑफ सोल इंपॉर्टेंट मानता है। हॉल ऑफ सोल इन दिशा हॉल कहता है। मुझे पहले जिस ब्रांच हॉल में कैप्चर करके रखा गया था वो भी इन दिशा हॉल्स का ही पार्ट होता है। जियान रिपीट करके बोलता है, दिशा हॉल्स। हाँ, उसने इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं होता। ये लोग बताते हैं दिशा हॉल से होते हैं टियांगंग हॉल्स। ये हॉल ऑफ सोल के लिए और भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लोग कंटिन्यू करते हैं, टियांगंग हॉल्स को हेवन, अर्थ और मैन में डिवाइड किया गया है। हॉल ऑफ सोल के हेडक्वार्टर्स हेवन हॉल में लोकेटेड है। हाल फिलहाल हमें उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बार हम उनके टियांगन हॉल्स में मैन लेवल के हॉल को टारगेट करेंगे। जियान बड़वाते हुए बोलता है, मैन हॉल, इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी? ये लोग रिप्लाई करके बोलते हैं, अर्थ लेवल के हॉल को हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी हॉल चीफ मैनेज करता है। वहीं पे इस मैन हॉल की रखवाली करते हैं फर्स्ट टियांजन और सेकंड टियांजन। ऑफ कोर्स हम इस पॉसिबिलिटी को भी नकार नहीं सकते कि हॉल ऑफ सोल्स ने अपने डिफेंसेस को टाइट करके मैन हॉल में और भी एक्सपर्ट्स को सप्लाई कर दिया होगा। ये सुन के जियान मुस्कुरा के बोलता है, वो थर्ड टियांजन पहले से मेरे हाथ से लुढ़क चुका है। जहाँ तक बात रही सेकंड टियांजन सेंट गुयू की, वो बस एक हाई लेवल का बेंशिंग है। अगर हमारी उससे फिर से मुलाकात होगी तो हमें उससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हम इस मैन हॉल को संभाल सकते हैं।
हैं। भले ही जियान के चेहरे पे स्माइल हो, लेकिन स्माइल एकदम डार्क और डेंस होती है। वो सच में हॉल ऑफ सोल से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगा है। जब से अपने टाउन से बाहर निकला है, हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स के हाथों से उसकी जियान कई बार जाते जाते बची है, लेकिन अब जियान ग्रो हो चुका है। अब शायद समय आ गया है कि पुराने हिसाब किताबों को थोड़ा बराबर किया जाए। जियान की आंखें शिफ्ट होकर पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और एंसेस्टर होयन को देखती हैं। वो कहता है इस मैन हॉल को डिस्ट्रॉय करने का मामला आप मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हम जिस तरीके से उनके हॉल्स को तबाह कर रहे हैं, कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, इसलिए हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि एंसेस्टर होयन और बाकी के लोग यहाँ पे रुक के जगह को गार्ड करेंगे। येलो जियान से बोलते मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस मेन हॉल की लोकेशन काफी सीक्रेटिव है। अगर तुम्हारे पास मैप भी होता है तभी से ढूंढना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। येलो की बात को सुन के जियान थोड़ा हेजिटेट तो करता है, लेकिन बाद में उसे नोट करना ही पड़ा था। अभी जियान बिल्कुल अकेला नहीं है, उसके साथ हमारी बड़ी हो चुकी जिया जो कि 4 स्टार दोशंग में पहुंच चुकी है, वो भी साथ में जाएगी। इस समय सेंट्रल प्लेस में ऐसे बहुत एक्सपर्ट्स नहीं बचे जो जियान के लाइनअप के लिए खतरा बन सके। अगर हॉल ऑफ सोल का वो हॉल चीफ भी आ जाता है तब भी उसके लिए जिया से फाइट करना आसान नहीं होने वाला। येलो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो आप सभी कुछ दिनों तक रेस्ट करो, फिर हम सीधे इस मैन हॉल की तरफ जाएंगे। उनकी दोनों आंखों में भी फियर्स लाइट फ्लैश हुई थी। हॉल ऑफ सोल की वजह से कई बार जियान और येलो को लगातार हाइड करना पड़ा है। अब समय आ गया कि लोग हाइडिंग से बाहर आए। अगर वो हर एक चोट का बदला नहीं लेते तो फिर दोनों गुरु और चेलों के दिलों को ठंडक कैसे मिलने वाली है। अचानक से जियान के कान में आवाज आती है डैडी। वो देखता है हमारी लिटिल शाओ शाओ को जो कि दौड़ के जियान की तरफ आगे आ रही थी। वेल एक्चुअली में उड़ के आ रही होती है। जियान फटाक से आगे बढ़ के छोटे से फिगर को गले लगा लेता है। तुरंत ही उसके दिल में एक वार्म फीलिंग फैल गई थी। अभी लिटिल शाओ शाओ की वो बड़ी बड़ी आंखें जियान को लगातार देख रही थी। फिर जब चारों तरफ देखने के बाद उसे काइलिन दिखाई नहीं देती, वो पूछती डैडी मम्मी कहाँ पे गई। जियान स्माइल के साथ एक्सप्लेन करती हुए बोलता है हाँ मम्मी भी ट्रेन कर रही है। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है वो लिटिल शाओ शाओ के पास तुरंत ही आ जाएंगी। जब जियान लिटिल शाओ शाओ को गले लगा रहा होता है, अचानक से हम उसके चेहरे को सरप्राइज से भरते हुए देखते हैं। वो सेंस करता है कि जो माइटी एनर्जी शाओ शाओ की बॉडी में एकदम रैंडम तरीके से घूम रही होती है, अब वो एकदम शांत हो गई है। ऐसा लगता है जैसे शाओ शाओ की जैसे इच्छा है ये एनर्जी वैसा ही फ्लो करती है। साइड में खड़े येलो स्माइल करके बोलते हैं हमारी शाओ शाओ का टैलेंट बहुत ही ज्यादा शानदार है। सिर्फ 6 महीने के अंदर वो अपने शरीर की सारी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गई है। अब उसे एक सच्ची एलीट दोजोंग बोला जा सकता है। जियान शाओ शाओ के छोटे सर को सहलाते हुए बोलता है दोजोंग। वो अंदर से कहीं न कहीं थोड़ी कड़वाहट महसूस करता है। उसे दोजोंग क्लास तक पहुंचने में यानी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वहीं पर जब बात होती है शाओ शाओ की, इसे बस पैदा होने की जरूरत थी। दोजोंग लेवल की पावर तो साथ में आई है। इसके बारे में सोच के वो अपने आप को सहाय करने से नहीं रोक पाता। इस समय यालो जिन नजरों से शाओ शाओ को देख रहे होते हैं वो किसी ग्रैंडफादर की नजरें लगती हैं। वो कहते हैं और तो और ये पिल रिफाइनमेंट में बहुत ही इंटरेस्टेड है। मैं इसके थोड़े से और बड़े होने का इंतजार कर रहा हूँ, जिसके बाद मैं इसे फ्लेम मंत्र सिखाऊंगा, जिसके बाद मैं एक हेवली फ्लेम को ढूंढ के शाओ शाओ को उसे थोड़ा सा फैमिलियराइज करवाऊंगा। ये सुन के जियान एकदम हेल्पलेस फील करता है। वो कहता है आप इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रहे हो। जब वो अपने ऊपर क्यूरियस जिया की नजरों को सेंस करता है वो शाओ शाओ को उसे दे देता है। जब दोनों लड़कियां एक दूसरे को देख रही होती हैं, जियान के हाथ में एक जेट बॉटल अपीयर होती है। हम इस बॉटल के अंदर एक गोल्डन कलर के लिक्विड को देख सकते हैं। बेसिकली लिक्विड की एक ही बूंद थी, लेकिन इस छोटी सी बूंद में से एक बहुत ही भयानक सी रिपल बाहर आती है। जैसे ये लॉ की नजरें जेट बॉटल की तरफ जाती हैं, उनके चेहरे पे ड्रास्टिक चेंजेस आए थे। वो बॉटल के अंदर एक टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को सेंस करते हैं। ये लॉ कहते हैं क्या चीज है। जियान स्माइल के साथ बोलता है इसके अंदर उस एक्सपर्ट का एसेंस ब्लड है जो कि अपनी जिंदगी में हाफ दूरी लेवल तक पहुंच चुका था। वो येलो को देख के बोलता है टीचर अगर आप इसे कंज्यूम कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप काफी जल्दी दोशंग क्लास के 1 स्टार पे पहुंच पाओगे। येलो बहुत ही केयरफुल तरीके से जेट बॉटल को रिसीव करते हैं। वो इस बॉटल को कई बार फ्लिप करके इसे ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके चेहरे पे हेजिटेशन क्लियरली दिखाई देती है। ये चीज कुछ ज्यादा ही प्रेशियस है। अगर जियान इसे कंज्यूम करता है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। अब क्या जियान को पता होता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। वो कहता है मैं पहले से इसे कंज्यूम कर चुका हूँ, अगर मैं इसे दोबारा से कंज्यूम करता हूँ तो इससे मेरा बहुत फायदा नहीं होगा। टीचर आपको अगले कुछ दिनों तक ट्रेन करना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद ही हम मेन हॉल की तरफ जाएंगे, जिसके बाद हम उसे सेंट्रल पेन से पूरी तरीके से गायब कर देंगे। इससे पहले यालो और बाने बना पाते वो तुरंत ही जिया और शाओ शाओ को पकड़ के इस हॉल से बाहर चला जाता है। यालो की आंखें लगातार जियान को जाते हुए देखती हैं। जियान के एक्शंस को देख के वो काफी हेल्पलेस फील करते हैं, लेकिन एक पल के बाद उनकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन फ्लैश हुई थी। अगले कुछ दिनों में जियान लगातार फॉलिंग स्टार पवेलियन में बना रहता है। अब क्योंकि उसके पास कुछ भी करने को नहीं था, वो शाओ शाओ को कुछ 2 स्किल्स सिखाने लगता है। जब वो पहली बार शाओ शाओ के शॉकिंग टैलेंट को देखता है तो उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। उसे लगता है कि शाओ शाओ के सामने उसे जीनियस कहलाने का हक नहीं है। उसके समय में जब वुटेंग सिटी में लोग उसे जीनियस कहा करते थे, वो अभी की शाओ शाओ के सामने बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लगता है। इस तरीके से अगले 5 दिनों तक जियान एक फादर होने की फीलिंग को लगातार एंजॉय करता है। ऐसी फीलिंग की वजह से जियान को ओकेजनली ऐसा लगता था जैसे वो सच में मैच्योर हो चुका है। अब वो पहले वाला कमजोर और नादान लड़का नहीं रहा है, बल्कि इस समय वो पूरी दुनिया कॉन्टिनेंट में एक जाइंट लेवल का एग्जिस्टेंस बन चुका है। येलो जो कि रिट्रीट में गए हुए थे वो 6वें दिन फाइनली जियान के सामने आते हैं। येलो की बॉडी से भर भर के बाहर आ रहे और को सेंस करके
जियान को मालूम पड़ जाता है कि वो 1 स्टार दोषाई में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। खैर यालो को इस तरीके से एडवांस करते हुए देख जियान कुछ खास सरप्राइज फील नहीं करता। यालो की पहले से काफी मजबूत फाउंडेशन थी। उनकी एक्यूमुलेट हुई स्ट्रेंथ के साथ अगर डीमन सेंट एसेंस ब्लड को भी मिला दिया जाए तो फिर दोषाई क्लास में ब्रेक थ्रू करना काफी नॉर्मल बात है। यालो के ब्रेक थ्रू के अगले दूसरे दिन ही जियान की टोली चुपचाप से फॉलन स्टार पवेलियन से चली जाती है। स्काई मेंशन अलायंस के ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि स्काई मेंशन अलायंस अब हॉल ऑफ सोल को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। अगर बेरियल माउंटेन रेंज की बात करी जाए तो वो सेंट्रल प्लेन्स के साउथर्न और वेस्टर्न रीजन के बीच में होती है। इस जगह के ऊपर नीचे जमीन की वजह से ये जगह बहुत ही डेंस डेंजरस ऑरी को पोजेस करती है। इस डार्क ऑरी में एक कॉर्प्स की सेंट भी मिली होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 500 किलोमीटर के दायरे में जो भी मौतें होती हैं उन सभी लोगों को यहीं पे दफन किया जाता है। इस वजह से कहा जा सकता है कि बेरियल माउंटेन रेंज एकदम डेड बॉडीज के ऊपर बनी है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे इंसान बिल्कुल नहीं दिखते। ऐसे घोंसले और से भरी जगह में कोई भी रहना नहीं चाहेगा। ये बेरियल माउंटेन रेंज कुछ और समय तक शांत रहता है। अचानक से आसमान में एक स्विच वाली रसिंग विंड साउंड अपीयर हुई थी। कुछ रे ऑफ लाइट फ्लैश होती हैं। हम इस पहाड़ों की श्रृंखला के पहाड़ के ऊपर कुछ फिगर्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। इन सभी की आंखें माउंटेन रेंज के डीपेस्ट पार्ट को देख रही होती हैं। ये जहाँ पे देख रहे होते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ग्रे कलर का पेड़ होता है। इसके पीछे का स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट हो रहा था। येलो डीप रीजन की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं ट्यांगेंग हॉल्स का मेन हॉल इस बेरियल माउंटेन रेंज के डीपेस्ट पार्ट में है। लेकिन उस जगह को एक स्पेशल बेरी से कवर किया गया है। जैसे इस बेरी को कोई भी क्रॉस करता है हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स तुरंत ही सेंस कर लेंगे। जियान हल्के से नोट करके जिया को देखता है। जिया के चेहरे पे तुरंत ही स्माइल आई थी। जैसे वो अपने हाथ को वेव करती है उस डिस्टॉर्शन के आसपास का स्पेस अचानक से फ्लक्चुएट होने लगा था। ये एक बड़ी सी स्पेशल बैरियर में ट्रांसफॉर्म होकर पूरी जगह को कवर कर लेता है। जियान की तीखी आंखें सामने की तरफ देखती हैं। उसके चेहरे पे एक डेंस एक्सप्रेशन अपीयर हुआ था। वो कहता है इस बार हॉल ऑफ सोल का कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है हॉल ऑफ सोल्स भले 10 साल हो चुके हो लेकिन अब बदला लेने का समय आ चुका है। आई गेस यार लेट नहीं होना चाहिए। उस हल्के से डिस्टॉर्ट हुए स्पेस के पीछे काफी बड़ी जमीन का हिस्सा होता है लेकिन हम जमीन के सरफेस पे से कहीं कहीं डेंस व्हाइटनेस को उभरा हुआ देख सकते हैं। ये वो टूटी हुई हड्डियां होती हैं। इस फैले हुए लार्ज एरिया के मिडिल में एक बड़ा सा काले रंग का हॉल होता है। ये हॉल दूर से देखने पे कोई एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट लगता है। इस हॉल में से एक्सट्रीमली डार्क और टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन बाहर आती है। इस लार्ज ब्लैक हॉल में से अनगिनत भारी भरकम सी रफ दिखने वाली काले रंग की चेन्स बाहर एक्सटेंड हो रही थी। ये चेन्स जमीन में गड़ी हुई होती हैं और इन चेन्स में काले रंग का धुआं लिपटा हुआ था। कभी कभी ये ब्लैक फॉग इंसानों के चेहरे को भी दिखाता है। जब भी ऐसा होता था तो इन चेहरों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। बेसिकली पूरी सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है जैसे ब्लैक फॉग अलग अलग फॉर्म्स को पोजेस करता हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज बिल्कुल कॉमन होती है। इस पूरी जगह में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। ऐसे अजीब से वातावरण की वजह से किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा साइलेंस काफी लंबे समय तक चलता रहता है। तभी अचानक से इन चेन्स के ऊपर 10 ब्लैक फॉग के क्लस्टर्स खड़े हो जाते हैं। जब ये ब्लैक फॉग से मटता है हमें 10 ह्यूमन फिगर्स दिखाई देते हैं। ये सभी एक बार एक दूसरों की आंखों में दिखते हैं फिर तुरंत ही साथ में आ जाते हैं। एक ह्यूमन फिगर जो कि इस ग्रुप का लीडर लग रहा था वो एक अजीब से आवाज में कहता है चलो चला जाए, अब हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस सफिशिएंट सोल्स को वापस लेके आ पाए। इस ग्रुप का एक बंदा सिनिस्टर आवाज में हंस के बोलता है टिस्क टिस्क ओल्ड डीमन लू के ग्रुप ने कुछ समय पहले स्काई मेंशन अलायंस की कई सिटीज के ऊपर हमला किया था। वो सिर्फ सफिशिएंट सोल्स को कैप्चर ही नहीं कर पाए बल्कि फर्स्ट टियानजुन ने बहुत ही शानदार इनाम भी दिया है। इस बार हम भी कई स्काई मेंशन अलायंस के शहरों में खून की नदियां बांधेंगे। वो लीडर स्माइल करके बोलता है ठीक है लेकिन याद रखना कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो नोट करके अपने हाथ को वेव करता है। ये सारे फिगर्स एक ब्लैक फॉग में ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ही तेज से हॉल से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले ब्लैक फॉग के क्लस्टर्स उस स्पेशल बेरे से बाहर जा पाते अचानक से ये वहीं पर रुक जाते हैं जिसके बाद इनका नामो निशान मिट गया था। इन 10 लोगों को चीखने का मौका भी नहीं मिलता। एक फ्राइटनिंग स्पेशल स्ट्रेंथ इन्हें क्रश करके रख देती है। जब एक ग्रुप पूरी तरीके से अनहाइलेट हो गया था उस स्पेशल बैरियर में एक बड़ा सा होल क्रिएट होता है। बाहरी दुनिया से कई लोग इसमें एंटर करते हैं। जिस पल जियान का ग्रुप इस बैरियर के अंदर पैर रखता है तुरंत ही उस बड़े से हॉल में से एक अजीब सा साउंड बाहर आता है। उन चेन्स के ऊपर कई काले धुआं इकट्ठे हो गए थे। इन सभी की वो सिनिस्टर आंखें लगातार जियान के ग्रुप को ऑब्जर्व करती हैं। अचानक से एक बंदा पैनी आवाज में बोलता है तुम सभी की हमारे हॉल ऑफ सोल की टेरिटरी में इस तरीके से आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सभी मरना चाहते हो? सारे फिगर्स उन चेन्स के ऊपर खड़े होते हैं बिना किसी के ऑर्डर्स का इंतजार करे हुए। ये सभी काली हवा में ट्रांसफॉर्म होकर जियान के ग्रुप की तरफ टूट पड़ते हैं। इन सभी को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। जैसे उसने अपने मुंह को खोला था उसके मुंह से आग का समंदर बाहर आ गया था। वो सारे फिगर्स जो कि इस आग के समंदर के 100 फीट के रेडियस में एंटर करते थे 3 सेकंड के अंदर इनका नामो निशान मिट जाया करता था। इन वीक इंडिविजुअल्स को चीखने का मौका भी नहीं मिलता। जियान का सी ऑफ फायर और फैलता है। तेजी से आगे बढ़ रहे वो सारे फिगर्स अचानक से रुक जाते हैं। इन सभी के चेहरे शौक से भरे हुए थे। वो फाइनली रियलाइज करते हैं कि ये ग्रुप यहाँ पे मौत को बुलावा देने नहीं आया बल्कि ये सभी पहले से तैयारी करके आए हैं। जब ये आग का समुद्र रुकने का नाम नहीं ले रहा था तभी हॉल में से एक फेमिलियर सी आवाज आसमान में गूंजती है। वो आवाज कहती है बेस्टर्ड, आखिर मेरे हॉल ऑफ सोल की टेरिटरी में तुम सभी कैसे बिहेव करने की हिम्मत
कैसी हुई? लगता है तुम सभी और जीना नहीं चाहते। सारे के सारे टियान्जुन से इन्हें कैप्चर करो। तुरंत ही हॉलो सोल से 10-12 फिगर्स बहुत ही तेज से बाहर आते हैं। फाइनली वो हवा में फ्लोट करने लगे थे। इनकी डार्क आंखें सी ऑफ फायर के पीछे जियान की टोली के ऊपर फोकस हो जाती हैं। इन नमूनों को देख के जियान तेजी से हंसने लगा था। जियान कहते हैं हा तो तू एक्चुअली मेरे लिए बस कुछ दोस्तों को भेज रहा है। ओल्ड घोस्ट गोयू तेरे लिए अच्छा होगा कि तू पर्सनली आके मेरा सामना कर। जियान की हंसी की आवाज बादलों की गर्जने जैसी होती है। ये पूरे हॉल में गूंजने लगी थी। वाक का समुद्र जो कि 1000 फीट तक फैल गया होता है। जियान हंसते हुए उसमें अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। जियान ऊपर हवा में प्रकट हो जाता है। उसका हाथ हॉलो सोल के टियान्जुन की तरफ आगे बढ़ गया था। अचानक से हम उसे अपने हाथ को क्लेंच करते हुए देखते हैं। स्पेस वहीं पे थम जाता है। जियान हाथ को फिर से क्लेंच कर देता है, लेकिन जब जियान ने दूसरी बार अपने हाथ को क्लेंच किया था, उन 10+ टियान्जुन की बॉडीज एक खून के फब्बारे में बदल जाती हैं। उस टेरिफाइंग स्पेशल प्रेशर ने इनकी सोल्स को भी बख्शा नहीं था। ये सभी एकदम शैटर हो गई होती हैं। जियान की अभी की 2 स्टार शेंग के स्ट्रेंथ के साथ ये सभी 2 लेवल के एक्सपर्ट्स उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। लेकिन जियान ने अपने हाथ को क्लेंच ही किया था, तभी हम उसके चेहरे पे एक सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं। उसकी आंखें देख रही होती है फिगर की तरफ जो कि उस कोलैप्स हुए स्पेस में बचा हुआ था। और तो इस बंदे के पास वो एजर ब्लू फ्लेम होती है। इस चीज को एक ही बार देखने में जियान पहचान जाता है कि ये सी हार्ट फ्लेम है। तुरंत ही जियान के चेहरे पे एक टीजिंग स्माइल आई थी। वो पूछता है तू ओल्ड मूगू है? हाँ। उसके एक इशारे पे एक इनविजिबल फोर्स उस फिगर को पकड़ के आगे लेके आती है। एक पाम अटैक से वो ब्लू फ्लेम एकदम शैटर हो गई थी। जियान को फैमिलियर फिगर फिर से दिखाई देता है। नॉट रियली सरप्राइजिंगली वही ओल्ड मैन मूगू होता है जिसने कुछ समय पहले जियान की नाक में दम करके रखा था। अगर जियान बाद में 5 रंगों की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट नहीं करता तो उसके हाथों से पिल गैदरिंग चैंपियनशिप चली जाती। जहाँ पे जियान का दिल सरप्राइज फील कर रहा था, वहीं पे ओल्ड म्यूगू इस तरीके शॉक हो गया होता है कि उसे लगता है कि उसका पैंट गीला ही होने वाला है। जब से उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर डकैती असफल रही है, उसे मैनहोल भेज दिया गया है। इस समय के दौरान वो हॉलो सोल के बाहर लगातार सोल्स को कैप्चर करता आ रहा है। हालांकि ऐसा करते करते उसे जियान की राइज हो रही स्ट्रेंथ के बारे में भी मालूम पड़ता है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं करता। लेकिन अब जियान से फेस टू फेस मिलने के बाद वो फाइनली समझ गया है कि इस समय जियान एक दूसरी लेवल का मॉन्स्टर बन चुका है। ओल्ड मैन मूगू की आंखें सामने के यंग चेहरे को देखती हैं। वो एक कांपती हुई आवाज में कहता है दोशेंग, तुमने एक्चुअली में दोशेंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर लिया है। कुछ सालों के कम समय के अंदर ही ये सामने खड़ा यंग जनरेशन का मेंबर जो गुयू की वजह से बस भाग ही सकता था, अब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जियान हंस के बोलते हाँ हमें मिले सच में कई साल हो चुके हैं और मैं इसकी वजह से काफी रिग्रेट फील कर रहा था। ये सी हार्ट फ्लेम भी एक हेवली फ्लेम है। ये तुम्हारे हाथों में वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ही है। अब क्योंकि मैं तुमसे फिर मिल गया हूँ तो प्लीज इसे वापस कर दो। जियान का हाथ ओल्ड मूगू की खोपड़ी को पकड़ता है। उसके हाथों में से अजीब सी सक्शन वो सिरप्ट हुई थी। सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे जियान फोर्सफुली ओल्ड मूगू की बॉडी में से सी हार्ट फ्लेम को बाहर निकालना चाहता है। जब जियान फोर्सफुली सी हार्ट फ्लेम को एक्सट्रैक्ट करने का प्लान कर रहा होता है, उस हॉल में से गुस्से से भरी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है जियान, तुम्हारी एक्चुअली में हमारे हॉलो सोल में आने की हिम्मत हो गई है। लगता है तुम और जीना नहीं चाहते। हम एक ब्लैक फिगर को आते हुए देखते हैं। एक 1000 फुट बड़ी काले रंग की चेन किसी जहरीले ड्रैगन की तरह हवा को चीरते हुए जियान की तरफ शूट हो गई थी। इस चेन को अपनी तरफ आगे आते हुए देख जियान बस अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है सिर्फ एक बेंशंग की इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपनी पावर्स का मेरे सामने दिखावा कर रहा है। ओल्ड गोस्ट गोयू, लगता है तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाई ओपिनियंस रखते हो। वो तुरंत एक चुटकी बजाता है। एक लो सोनिक बूम फॉर्म होती है। ऐसा लगता है वो बड़ी सी काली चेन किसी मेटल के पार्ट से टकरा गई हो। वो तुरंत ही पीछे जाके हॉल में टकरा जाती है। एक चुटकी में कितनी पावर होती है। ये ओल्ड गोयू को शो करने के बाद वो ओल्ड मूगू के सर को फिर से ग्रैब करता है। डैम, क्या मैंने इससे पहले ओल्ड गोयू बोला? खैर तुम सभी अपना एडजस्ट कर लेना। जब जियान के हाथ से फिर से सक्शन फोर्स एमिट होती है, उस ब्लू फ्लेम के क्लस्टर को मूगू की बॉडी से फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था। इस समय ओल्ड मूगू का ऑरा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया होता है। साफ तौर पे उसे गहरी चोट पहुंची है। अपने शरीर से सी हार्ट फ्लेम को इस तरीके से बाहर जाते हुए देख ओल्ड मूगू की आंखें एकदम खून से भर जाती हैं। वो चिल्ला के बोलता है जियान, आज मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। उसकी बॉडी स्वेल होने लगी थी। देखने से ऐसा लग रहा है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना चाहता है। जियान की कोल्ड और इंडिफरेंट आंखें सामने के बुड्ढे को देखती हैं। जियान कहता है इस समय तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशंस भी नहीं है कि तुम मेरे सामने सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सको। ये कहने के बाद जियान एक इशारा करता है। एक बहुत ही भयंकर सी विंड फोर्स वॉलेंटली ओल्ड मूगू की बॉडी से जाके टकरा जाती है। अगले पल ओल्ड मूगू एकदम ब्लड फॉग में बिखर जाता है। ये हॉलो सोल का जुन्स है जिसने एक समय पे जियान की हालत बहुत ही मिजरेबल कर दी थी। इस समय से सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का मौका भी नहीं मिला। ओल्ड मैन मूगू की बॉडी को शटर करने के बाद जियान अपने हाथ में उस सी हार्ट फ्लेम को देखता है। वो अपने मुंह को खोल के सीधा फ्लेम को सॉलो कर लेता है। उसकी अभी की स्ट्रेंथ के साथ इस फ्लेम को सॉलो करने के बाद भी उसकी स्ट्रेंथ कुछ खास बढ़ने नहीं वाली, लेकिन ये एंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम को अनलीश करने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम काफी पावरफुल है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक फेक हेवली फ्लेम है। इस सी हार्ट फ्लेम को हासिल करने के बाद ही जियान एक सच्चे 5 रंगों वाले एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को अनलीश कर पाएगा। जब जियान सी हार्ट फ्लेम को सॉलो कर रहा होता है, सेंट गुयू की बॉडी फ्लैश होकर आसमान में अपीयर हो गई थी। वो एक डार्क और डेंस आवाज में कहता है जियान, आज ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। ये सुन के जियान अपने सिर को उठाता है। वो इस बुड्ढे गुयू को देख के स्माइल के साथ बोलता है
आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं इस जगह को खून से रगने वाला हूँ। अभी जिया की स्पेशल बैरियर की वजह से यहाँ की सारी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन लॉक हो चुके हैं। अगर इस बुड्ढे के पास स्पेशल जेट भी होता है जिसे हनक्लाइन के एक्सपर्ट्स को समन किया जा सके, तभी वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इन शब्दों को सुनकर सेंट गोयू हंसने लगा था। वो जियान से बोलता, तुम्हारी इतनी हैसियत है? उसकी लाइफ में जियान पहला इंसान है जो कि हॉल ऑफ सोल को खून से रगने की बात कर रहा है। क्या जियान इस बुड्ढे को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे इंचार्ज नहीं हो। उसकी आंखें शिफ्ट होकर देखती हैं पीछे के बड़े से हॉल को। जियान कहता है, फर्स्ट इंजन, अब तुम्हें और छिपने की जरूरत नहीं है। मैं जियान आज इस जगह को तबाह करके ही मानूंगा। जब जियान की मुंह से आवाज बाहर आई थी, उस बड़े से हॉल में से एक स्नोर का साउंड बाहर आता है। हम तुरंत इस हॉल के अंदर से एक डेंस ब्लैक फॉग को इरप्ट होते हुए देखते हैं। एक बिल्कुल हड्डियों जैसा दिखने वाला बुड्ढा अपने चारों तरफ एक डार्क और डेंस ऑरे को लेकर बाहर आता है। वो कहता है, हम क्या घमंड से भरे शब्द हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि दोशंग क्लास में पहुंच जाने के बाद तुम जैसे चाहो वैसे बिहेव कर सकते हो? मेरे हनक्लाइन के लिए तुम्हें खत्म करना बिल्कुल आसान है। अब खैर इसके कहने में कितनी सच्चाई है ये तो हमें फ्यूचर की स्टोरी बता रही होगी, लेकिन जियान आज जिस ब्लड बाथ की बात कर रहा है उसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस फर्स्ट इंजन को फेस कौन करेगा। आखिरकार जियान की पार्टी में भी 3 दोशंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। क्या इस हॉल के अंदर और भी दोशंग छिपे हुए हैं? इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, मतलब गैस करके बताओ। और साथ में ये भी लिखना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो हो सकता है कि अगला पार्ट आपके पास पहुंचे ही ना। इस वजह से नीचे देखे रेड बटन को प्रेस करके उस बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जैसे जैसे हमारे वीडियोस रिलीज होते हैं आप उन्हें सबसे पहले देख पाओ। अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को रिलीज होने से पहले ही देखना चाहते हो तो फिर चैनल की मेंबरशिप्स आपके लिए ओपन है। हमें ज्वाइन करने से आपको अर्ली एक्सेस का फायदा तो मिलेगा ही, साथ में आप चैनल को और भी अच्छे से ग्रो करने में हेल्प कर पाओगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने गलती से पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो उसे आप डायरेक्टली लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। चलो हम मिलते हैं वीडियो को उस पर। अंटिल देन टाटा बाय बाय।